नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बिहार में मतदाता सूची की जांच और चुनाव सुधार की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि यह मुद्दा इन दिनों चर्चा में है। लोकतंत्र और चुनाव की दृष्टि से यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण भी है। इस मुद्दे की गूंज संसद के मानसून सत्र से लेकर चुनाव आयोग तक सुनने को मिल रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बेहद अहम प्रक्रिया संपन्न हुई है। चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के लिए शुरू की गई इस प्रक्रिया को विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। चुनाव आयोग की ओर से बिहार में मतदाता सूची में संशोधन की ये पूरी प्रक्रिया प्रदेश में वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए की गई है। इसका एक उद्देश्य चुनाव को पारदर्शी बनाना और अवैध या फर्जी वोटर की पहचान करना भी है। इस बीच 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को रोकने से साफ इनकार कर दिया। मुद्दा आपका में मतदाता सूची की जांच और चुनाव सुधार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी रावत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे लोकसभा सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी से। प्रदीप कुमार सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर मनोज कुमार जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। मनोज जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत ओपी रावत जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा चुनाव आयोग से जुड़ा है, देश की चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा है, मतदाताओं से जुड़ा है, और जितने भी कमीशन पहले बने हैं सभी ने देश में इस बात को कहा है कि चुनाव सुधार की दृष्टि से मतदाता सूची साफ सुथरी हो, ठीक हो। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, जिसे आजकल सर कहा जा रहा है, यानी SIR? क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि जब हमारा पार्टीशन हुआ था जी 1947 में, और लाखों लोग पाकिस्तान साइड से इंडिया में आए थे, यहाँ लाखों लोग इंडिया से उधर गए थे, वो समय ऐसा था जबकि सिटीजनशिप का बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन उस समय भी इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल समय पर सरकार के कार्यक्रम के अनुरूप बढ़िया वोटर लिस्ट बना ली। पहली बार वोटर लिस्ट बनी। अभी तो क्या है, इलेक्शन कमीशन के पास वोटर लिस्ट है पहले से 100 करोड़ की, उसमें सिर्फ छोटा मोटा 10 लाख 15 लाख का अंतर करना है। उस समय उनके पास कोई वोटर लिस्ट नहीं थी, सिर्फ 4 करोड़ की होती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने सबको मताधिकार नहीं दिया था, सिर्फ टैक्स पे करने वालों को, पढ़े लिखे लोगों को, इन लोगों को मताधिकार था। तो ऐसी परिस्थितियों में भी इलेक्शन कमीशन ने 17.5 करोड़ वोटर की मतदाता सूची बना ली। किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आई, और पहला इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवर किया कि पूरे विश्व जो है दांतों तले उंगली दबाता रह गया। इसलिए ये मान लेना चाहिए हमें कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छी तरह से हमारे यहाँ काम करता है। लेकिन इस बार जो विवाद हो रहा है उसका कारण है टाइमिंग जी। आप जो भी करना चाह रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन उसको करने के लिए आपके पास बहुत समय था। आप 2024 के संसद चुनाव के बाद तुरंत ये चालू कर सकते थे और पूरा कर लेते, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हल्ला गुल्ला के, बिना किसी उसके। लेकिन उस समय ना करके ठीक इलेक्शन के टाइम पर, जिस समय की इलेक्शन नवंबर में करना ही है, 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है जी, समय करने से ये सारा बवाल पैदा हुआ है। टाइमिंग एक बहुत बड़ी चीज है, अदरवाइज ये सब चीजें बहुत आसानी से की जा सकती हैं, और इसमें इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है कि सब विदेशियों को अपनी मतदाता सूची से क्यों नहीं हटाया जाए। ये तो हटा ही सकते हैं, और ये आप रोज हटा सकते हैं, इसके लिए SIR की जरूरत नहीं है जी। इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा क्योंकि कई पहलू हैं इसके। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बिहार से सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, और लगातार लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के कुछ दल इसे मुद्दा बना रहे हैं कि भाई आप बिहार में मतदाता सूची की जांच पड़ताल चुनाव आयोग क्यों कर रहा है। विपक्ष को कई आशंकाएं हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे अच्छी बात चुनाव आयोग ने किया है जी। ठीक है, टाइमिंग थोड़ा फैक्टर हो सकता है और टाइम मिलना चाहिए, लेकिन जब मतदाता सूची की गड़बड़ियां लोग करेंगे तो उसका ऑब्जेक्शन देगा, उसके लिए समय है।
परंतु मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है, जी, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और जहां तक मतदाता सूची की बात है तो कोई नई बात नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष परेशान है, हैरान है। सरकार को घेरने का बहुत उपाय है। जी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, बिहार से, अररिया से, जी, मुझे पता है कि कई मतदाता का डबल नाम है। अब शहर में भी गांव से लोग शहर आ गए हैं, तो शहरों में भी घर है, यहाँ भी नाम है, वहाँ भी नाम है। और 10-10 साल से, 5-5 साल से लोग जो मर गया है मतदाता, उनका भी नाम है। तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, उसमें पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इसमें विपक्ष को क्यों परेशानी है? मुझे लगता है कि सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं है। जी, एक तरफ सरकार काम कर रही है, विकास के नाम पे वो बहस करने को तैयार नहीं है। और ये कोई नई बात तो नहीं हो रही है। आज़ादी के बाद समय समय पर चुनाव आयोग वो करवाते रहा है। बिहार में भी 2003 में हुआ है, तब उन्हीं की सरकार थी जो लोग आज जी, है तोबा मचाया हुआ है। इस नाते यह काम बढ़िया हो रहा है। वह ट्रांसपेरेंसी के साथ सही मतदाता सूची बन जाए, इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए, जी, न कि राजनीति करना चाहिए। जी, तो मुझे लगता है कि सब राजनीति कर रहा है। नहीं, लेकिन राजनीति हो क्यों रही है? मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को। यह बात सही है कि समय का एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले आप 2-3 महीने पहले आप जांच चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यह है, क्योंकि चुनाव सुधार की दृष्टि से पूर्व में जितने भी कमीशन बने हैं, सभी ने इस बात पे जोर दिया है कि देश में, वो चाहे कोई भी राज्य हो, मतदाता सूची जो हो वो पारदर्शी हो, शुद्धिकरण उसका हुआ हो, मतलब उसमें कोई हेराफेरी ना हो, कोई फर्जी नाम ना हो। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, अभी हमारे पहले जो 2 वक्ता और खास करके चुनाव आयोग और के पूर्व जिस तरीके से उन्होंने बात रखी वो बिल्कुल सही थी। और अभी प्रदीप जी, चूंकि इन्होंने बिल्कुल प्राइमरी सोर्स, चूंकि अररिया एक बॉर्डर स्टेट है और जो स्थिति उन्होंने बताया, मुझे लगता है कि वही स्थिति जितनी भी बॉर्डर स्टेट है सब जगह पे वही स्थिति है। अब रही बात, देखिए चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इस पे किसी को उंगली उठाने का राइट नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आजादी के बाद से, जब से चुनाव आयोग का गठन हुआ और उसने डे बाय डे भारत के इस लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और उसने जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चुनाव में जो एक परफॉर्मेंस दिया है विद इन टाइम फ्रेमवर्क में, तो मुझे लगता है कि इस पे आपको देखना होगा कि जब भी भारत में चुनाव होते हैं तो विश्व की बहुत सारी एजेंसी चुनाव आयोग के फंक्शन को आके इस पे रिसर्च करती है, स्टडीज करती हैं। तो मैं तो सीधे ये कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग पे क्वेश्चन खड़ा करना बिल्कुल गलत है। अब रही बात कि जिस तरीके से अभी जो मुद्दा बनाया जा रहा है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है। और यहाँ पे जिस तरीके की चुनौतियां हैं, जिस तरीके की समस्याएं हैं, तो चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 के तहत ये उसको प्रावधान दिया गया है कि वो इलेक्टोरल रजिस्टर को बना सकता है और उसमें नाम ऐड कर सकता है और हटा सकता है। नाम किसका ऐड कर सकता है? जो 18 साल से जिसका भी उम्र ज्यादा हो गया उसको ऐड कर सकता है। और जो लोग जिनका डेथ हो गया है या जिनका नाम एक जगह से दूसरे जगह पे है, या बहुत लोग ऐसे हैं जो कि भारत छोड़ चुके हैं लेकिन फिर भी उनका यहाँ पे नाम है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों को चुनाव आयोग करने का उसको पूरा राइट बनता है। लेकिन अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने के कारण जिस तरीके से जो विपक्षी दल हैं और खास करके आप समझ सकते हैं कि 2020 का जो मैंडेट आया था वो बड़ा ही मिनिमम परसेंटेज पे वहां पे सरकार बनी थी, रूलिंग पार्टी जो अभी एनडीए की, और उस समय का जो स्थिति था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो विपक्ष है वो इसी चीज को लेके, क्योंकि उन्हें ये कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि जिस तरीके से जो डबल वोटिंग अभी आप देख सकते हैं कि एसआईआर के माध्यम से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया गया है उसमें लगभग 22 लाख लोग ऐसे नाम निकले हैं जो मतलब मृत पाए गए हैं और लगभग 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनका मतलब एड्रेस चेंज है जो वहां पे है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो और 77 लाख लगभग मतलब अवैध वोटर है। तो ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं दिखाता है। और अभी विपक्ष का अभी चूंकि बिहार में शुरुआत हुआ है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, जिस तरीके से चुनाव आयोग को उन्होंने एक तरीके से फ्री हैंड दिया है और 12-13 अगस्त का जो डेट दिया जिसमें आने वाले
समय में जो कल रिपोर्ट ये चुनाव आयोग जो अपना रजिस्टर जो सूची प्रकाशित करेगा और उसमें जिस तरीके का मैंडेट है, मुझे लगता है कि ये बाकी स्टेट्स में भी होंगे। और खास करके मैं तो एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि देश में ये 365 दिन काम होते रहना चाहिए, जिससे कि हम भारत की नागरिकता को सुनिश्चित कर सके। और जो भारत का नागरिक है उसी को मतदाता का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है उसमें अगर हम इस तरीके की चीजों को चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र एक मोबोक्रेसी बनकर रह जाएगा। जी मनोज और जी, इसका सबसे ज्यादा खमियाजा यहाँ के लोगों को उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बात जो हमारा लोकतंत्र है उसकी पारदर्शिता का भी है और उसकी मजबूती का भी है, और ये मजबूती पारदर्शिता तभी आएगी जब सबसे पहली कड़ी जो है चुनाव की मतदाता सूची वो साफ सुथरी हो, उस पर कोई सवाल ना हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे ओपी रावत जी ये है कि SIR के लिए एक तो बिहार को क्यों चुना गया? क्या ये पूरे देश में होगा? हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे देश में इस प्रक्रिया को किया जाएगा। तीसरा एक पहलू मेरा आपसे ही जानना मैं चाहूंगा कि दस्तावेज को लेकर सवाल हैं कि भाई कौन व्यक्ति नागरिक है, कौन व्यक्ति मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकता है या मतदाता बन सकता है, उसके लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश इस पर दिए हैं चुनाव आयोग के। इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है और चुनाव आयोग हमेशा करता है। 2023 में इतना जबरदस्त शुद्धिकरण किया गया कि वोटर ग्रो करने के बजाय वोटर लिस्ट में वोटर कम हुए। और ये इकोनॉमिक टाइम्स ने पूरा रिपोर्ट किया सारे इंटरनेशनल लेवल पे कि बहुत अच्छा काम 2023 में हुआ कि मतदाता सूची में वृद्धि होने के बजाय मतदाता कम हुए, मृतक मतदाता भी हटाए गए, सब कुछ किया गया। और ये सब काम आप आसानी से, जब चुनाव नहीं है, पूरे साल आप खाली हैं, आप इस काम को किसी भी राज्य में कर सकते हैं, पूरे देश में कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको शक्तियां प्राप्त हैं। और हर इलेक्शन के पहले भी चुनाव आयोग को शक्ति प्राप्त है कि वो स्पेशल रिवीजन करके वो मतदाता सूची में नए नाम जोड़ सकता है और जो गलत नाम है उनको हटा सकता है। असली मुद्दा यही है कि अब जो नाम हटेंगे इसमें, क्योंकि चुनाव आ जाएगा तो उनके पास अपील निपटाने का समय नहीं होगा। और लगभग 3 करोड़ वोटर जो है बेचारे वो 11 डॉक्यूमेंट के चक्कर में फंस गए हैं और इसीलिए सब बवाल उठ रहा है। अगर ये नहीं होता, टाइमिंग ऐसा नहीं होता और ये सतत प्रक्रिया के तहत किया जाता होता तो ये दिक्कत बिल्कुल आती ही नहीं। ये 11 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप वोटर पर डाल रहे हैं, जबकि हमारा लोकतंत्र हमेशा से ऐसा रहा है, शुरुआत से 1950 से ऐसा रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ मतदाता पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1995 में एक रूलिंग दी थी कि सिटीजनशिप की जांच करना इलेक्शन कमीशन का क्षेत्राधिकार नहीं है, ये सिर्फ गृह मंत्रालय का अधिकार है और सिर्फ वही कर सकते हैं। इसलिए ये बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर डालना ठीक नहीं है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आधार, वोटर आईडी इनको लीजिए, क्योंकि जब 23 में इतनी अच्छी मतदाता सूची बन गई थी जिसके आधार पर लोकसभा चुनाव भी हो गए, सब कुछ हुआ है, तो इसके बाद इन चीजों को रिजेक्ट करने का क्या आधार है? तो ये चीजें अपने को देखना है कि किसी भी मतदाता को छोड़ने ना पाए, हमारा हर मतदाता उस इलेक्टोरल लिस्ट में रहे। और जो फॉर्म है जिसमें आप मतदाता को जोड़ते हैं उसमें भी सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता, उसमें सिर्फ मतदाता से घोषणा कराई जाती है कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, और वही पर्याप्त है। उसके अलावा कोई नहीं चीज मांगी जाती है उनसे। बाकी अगर आपको संदेह था कि इसने फॉरेनर्स हैं, उनकी जांच आप पूरे साल भर करते रहते और उन सबको निकाल देते और बिल्कुल जीरो, मतलब डिफेक्ट टॉलरेंस वाली मतदाता सूची बना सकते थे। एकदम चुनाव के पहले करने से ये दिक्कत हुई है। और मुझे लगता है अगर पूरे देश में भी करना है तो चुनाव के पहले करना उचित नहीं होगा। इसको आप सतत करते रहिए और पूरे देश की मतदाता सूची को बिल्कुल प्योर बना लीजिए। जी बिल्कुल। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रदीप जी ये उठता है यहाँ पर कि मतदाता, ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक जो है उसको मतदान से वंचित नहीं करना चाहिए, ये चुनाव आयोग भी कहता है, हमारे देश का संविधान भी कहता है, बिल्कुल, नियम कायदे कानून भी कहते हैं। लेकिन एक कानून और भी है कि क्या कोई घुसपैठिया जो फर्जी दस्तावेज के जरिए किसी दूसरे देश से आके चोरी छपे भारत में रह रहा है, अपने फर्जी दस्तावेज बनवा लेता है नागरिकता के, क्या उसकी जांच ना की जाए? 2003 से जो दस्तावेज की मांग बिहार के उसमें की जा रही है मतदाता सूची को लेकर, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक फर्जी मतदाता की बात है, जहां से मैं आता हूं, मैं कहा ना, जहां से मैं आता हूं 43% वहां अल्पसंख्यक है
और बगल में बंगाल है, बांग्लादेश है, नेपाल है। जी मेरी जानकारी में जो बातें हैं, फर्जी दस्तावेज भी बहुत है जी और वहाँ पे बिल्कुल जांच करने की ज़रूरत है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सब एरिया में आप देखेंगे तो मैंने तो कई बार गृह मंत्री जी से भी लिखा है पत्र जी कि यह देश है, कोई धर्मशाला थोड़े है। अगर घुसपैठी करके मेरे देश में या मेरे जिले में रह रहा है तो उसका जांच तो होना चाहिए जी कि ये कहाँ से आया, कब आया। तो विपक्ष को लगता है कहीं न कहीं कि इसी वोट से हम जीतते हैं जी और वो फर्जी दस्तावेज बना के आज भी वो जिंदा है। और मैं 35 साल से राजनीति करता हूँ जी मैं देख रहा हूँ, मेरे नज़र में वो घूम रहा है। तो जांच तो होना ही चाहिए, हर देश को और पूरे देश में होना चाहिए। और भाई साहब बताए अभी कि चुनाव से पहले नहीं करना चाहिए। हमारे देश में हर साल चुनाव होता है। अब बिहार का चुनाव अभी खत्म होगा, बंगाल शुरू हो जाएगा, जी बंगाल खत्म होगा, अन्य राज्य में होगा। तो पूरे 5 साल तक चुनाव तो चलते ही रहता है। तो काम करे कब? तो काम तो करना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। वह निष्पक्ष एजेंसी है, स्वतंत्र है, उनको करने का राइट है और पूरे देश में ये होना चाहिए जी और पूरा पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। एक तो फर्जी दस्तावेज तो नहीं बना लिया, उनकी जांच हो जी और दूसरा कि भारत के मतदाता है या नहीं है, चाहे वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, सबका जांच हो जाए। जी और जितना ट्रांसपेरेंसी होगा मेरे ख्याल से उतना ही अच्छा होगा। मुझे लगता है कि ये लोग पहले, आज भी कई लोग विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं ईवीएम पर। जी कभी कभी जब चुनाव वो हार जाता है जी तो फिर ईवीएम पर वो फोड़ता है ठिठरा कि भाई ईवीएम गड़बड़ था। आज भी वो कहता है कि बैलेट से वोट हो। हम लोग खुद अपनी आंखों से देखा है, एक वक्त ऐसा था बिहार में खास करके, जो वोटर लिस्ट और बैलेट पेपर छीन के मतदाता जो है उसका मत को छीन के डालता था। तो आज तो हो ही नहीं सकता वो बात, जी क्योंकि ईवीएम में पूरा ट्रांसपेरेंसी है, कोई उल्टा। तो जब चुनाव ये लोग जीतता है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता है, जी और जब चुनाव हारता है तब ईवीएम पर सवाल उठाता है। जी। तो पुरानी सोच है, पुरानी बात है। मैं कहता हूं कि सरकार को घेरने का बहुत मुद्दे हैं आपके ऊपर, जी विपक्ष को घेरना चाहिए। जी और विकास के नाम पे देश को चौथी अर्थव्यवस्था बनाते हैं प्रधानमंत्री जी। अब तीसरी की बात हो रही है, भारत विकसित बनने जा रहा है, बिहार भी विकसित हो रहा है। जी मुद्दा कुछ है नहीं, मात्र मुद्दा को भटकाने के लिए और गुमराह कर रहा है, जी। वोटर को डरा रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। जी ये आएगा तो तुमको पाकिस्तान भगा देगा। जो भारत के नागरिक हैं उसको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे जिस समुदाय के लोग हो, जिस धर्म को मानने वाले लोग हों, उनको कभी नहीं डरना चाहिए। और निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग को ये काम करना प्रदीप जी, एक सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि संसद चल रही है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सरकार के पास कई बिल हैं पेश करने के लिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी है। लोकसभा अध्यक्ष भी रोज कहते हैं इस बातों के प्रश्नकाल चलने दीजिए, शून्यकाल चलने दीजिए, मुद्दों पे चर्चा कीजिए, संवाद करिए। लेकिन एसआईआर को लेकर, बिहार की मतदाता सूची को लेकर गतिरोध पैदा करना, सदन में हंगामा करना, नारेबाजी करना, इसको आप कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोकतंत्र में हम सब जीत के आते हैं, देश की जनता आपको एमपी बना के भेजा है संवाद करने के लिए। लोकसभा किस लिए बना है? 20-20 लाख, 25-25 लाख मतदाता हम लोगों को जिता के भेजती है और वह देख रहा है, पब्लिक, जनता, देश देख रही है कि आप संवाद करिए। सरकार तो कह रही है, भाई हमारे स्पीकर साहब भी बैठा के कहा कि भाई बहस करो जी, हम बहस चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। फिर से जैसे पिछले बार लोकसभा के अंदर में, चुनाव के अंदर में यही कहा कि संविधान खतरे में है जी, आरक्षण खत्म कर देगा। फिर उसी प्रकार से जब वक्फ बिल आया
तो फिर से एक बार देश को गुमराह करने का प्रयास किया कि भाई ये अब वक्फ बिल क्या है, इसको पढ़ो तो। इसको ट्रांसपेरेंसी बनाया है, पासमंदा मुसलमान को जोड़ा है, महिलाओं को जोड़ा गया है उसमें। पहले एक ही आदमी का अधिपत्य था जी। ऐसा तो नहीं है कि आप मुसलमानों की जमीन छीन के प्रधानमंत्री जी हिंदू में बांट रहा है। जमीन गायब है, करोड़ों का जमीन जो है लाखों हजारों में दिए हुआ है, तो वह बिल्कुल देखता नहीं है, वो दब गया मामला जी। अब रही बात, इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो फिर से एक बार खास करके अल्पसंख्यक भाई बहनों को वो हमारे डराने का काम कर रहा है जी। राहुल जी हो या तेजस्वी जी हो, विपक्ष ये डरा रहा है कि तुम्हारा मतदाता लिस्ट से नाम काट देगा। जो भारत का नागरिक है उसका नाम क्यों कटेगा जी। अगर कोई डबल है तो कटना चाहिए, चाहे वो हिंदू रहे मुसलमान रहे। बिल्कुल। तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ स्वतंत्र है चुनाव आयोग, ये काम पहले से करना चाहिए और पूरे देश में होना चाहिए। और जितना स्वच्छ वोटर लिस्ट बनेगा उतना मजबूत लोकतंत्र बनेगा। जी बिल्कुल प्रदीप जी। और बिहार की जो जांच की गई है उसमें एक जो उभर के कुछ आंकड़े उभर के आ रहे हैं, उसमें लगभग 70 लाख के करीब ऐसे संदिग्ध नाम पाए गए हैं। उसमें से लाखों लोग, करीब 22 लाख के आसपास लोग संसार में नहीं है, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिनके दस्तावेज को लेकर एक संदेह है। तमाम लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर चले गए हैं, बिहार में रहते नहीं हैं, उनके नाम भी उसमें शामिल हैं। ऐसे तमाम पहलू उभर के इस जांच में मिले हैं। लेकिन मनोज जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे है, बात अगर हम घुसपैठियों की करें, क्योंकि घुसपैठिए जो भारत में आ गए घुस के, और बांग्लादेशी उसमें खास तौर से, बात चाहे दिल्ली की हो, बात चाहे आसाम की हो, बात चाहे बांग्लादेश की हो, बात चाहे बिहार की हो, झारखंड की हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जाली दस्तावेज के आधार पर जिस तरह से खेल किया है, भारत में राजनीति को प्रभावित करने का काम करते हैं, जाली नाम शामिल कर ली है मतदाता सूची में, फर्जी नाम है उनके, इसको लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, कोई पहली बार सवाल नहीं उठ रहा है। और जब चुनाव आयोग जांच कर रहा है तो इसी पे सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी विपक्ष जिस तरीके से इस मुद्दे को लेके, चाहे पार्लियामेंट में या फिर जिस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, ये कहीं से भी कानूनी रूप से सही नहीं। क्योंकि जब ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो पार्लियामेंट में इस चीज पे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। और रही बात कि इलेक्शन कमीशन जो काम करता है, वो जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1950 की जो धारा 16 है, उसमें सारे तरीके से प्रावधान है। और ये जो विपक्ष है, जो आज के डेट में जो विपक्ष ये समझ ही नहीं पा रहा है कि नागरिकता और मतदाता में क्या फर्क है, कि सिटीजन वही, जो भारत का सिटीजन है वही मतदाता बन सकता है। लेकिन आपने जिस तरीके से चर्चा की कि जिस तरीके से जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हुआ, जो विदेशी लोग भारत में घुसे हैं, ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं ये उन्हीं को बचाने के लिए सारा चीज किया जा रहा है। और देखिए, एक चीज आपको समझना होगा कि जो बिहार का जो बॉर्डर स्टेट है वो नेपाल है, और लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट को वो जोड़ता है, और उसका लगभग 726 किलोमीटर का दायरा है। और हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है उसमें फ्री बॉर्डर है, हम यहाँ से जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बांग्लादेशी लोग भी वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन करके आता है और वेस्ट बंगाल के माध्यम से घुसता है, जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, और उसके स्टेट्स के माध्यम से देश के हर कोने में पहुंच जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो पहलगाम की जो घटना घटी थी, उस घटना के बाद से जब एक स्पेशल जांच किया गया तो गुजरात से लेके, हिमाचल से लेके, उत्तराखंड से लेकर हर जगह से बांग्लादेशी पाए गए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के इस मतलब जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानूनी व्यवस्था में किस तरीके से वो लोग यहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। और उसमें चुनाव आयोग जिस तरीके से इसको कदम को लेके आगे बढ़ा है, और जिस तरीके से ये चीजें और तेज करनी चाहिए, इसमें सरकार को भी आगे आना चाहिए। और खास करके देखिए, मैं तो मानता हूं कि किसी भी देश का जो सिविल सोसाइटी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जहां का नागरिक समाज जागरूक हो जाएगा तो कोई भी संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, देश हित में काम करेगी। और आज की जो सरकार है उसका जो मेन फोकस है नेशनल इंटरेस्ट है, उसका जो बॉर्डर जो सुरक्षा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में घटनाएं घटती थी, वो बहुत स्तर पे कम हुआ है।
तो मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रख के आज की जो वर्तमान की जो केंद्र सरकार है और खास करके जो चुनाव आयोग एक एजेंसी है और उसका काम है कि हम किस तरीके से जो हमारे मतदाता जो वोटर्स हैं उनको हम किस तरीके से उसका शुद्धिकरण करें और किस प्रकार से उसमें से जो भी गलत लोग हैं उनको बाहर करें। और इसमें एक चीज का आपको मानना होगा कि जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस जयमाला बागची जी का जो स्टेटमेंट आया वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को और मजबूती प्रदान करता है और उन्होंने एक तरीके से एक वर्डिक्ट दिया है कि उसमें वोटर लिस्ट और इस चीज का ये जो आधार कार्ड है उसको देखने के लिए चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ा है। लेकिन एक तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि देश में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसका डुप्लीकेसी ना किया जा सकता हो। तो मुझे लगता है कि जो 11 प्रकार का जो एक तरीके से चुनाव आयोग ने जो सूची जारी किया है उसके आधार पे ये लोग तय कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको इंटेंसिव तरीके से किया जाए तो जो भी इलेक्टोरल जो रजिस्टर है जो उसमें अनियमितताएं हैं वो दूर हो सकती हैं और जो हमारे भारत का जो लोकतंत्र है और मजबूत हो सकता है। जी बिल्कुल जी मनोज जी। जी ओपी रावत जी, मेरा सवाल आपसे भी ये घुसपैठियों वाला है, क्योंकि जब आप भारत के चुनाव आयुक्त थे तब भी यह सवाल उठता था कि दिल्ली में बांग्लादेशियों के वोट बन गए, जाली फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोग अपनी नागरिकता ले लेते हैं और फिर नाम शामिल करा लेते हैं मतदाता सूची में। इसी प्रकार के सवाल बिहार में उठते हैं, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होते हैं तब भी सवाल उठते हैं कि घुसपैठिए यहां पर आ गए और नागरिकता ले ली जाली कागजों के आधार पर। आसाम में भी यही हाल है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, इसका समाधान कैसे होगा? 2003 की डेडलाइन रखी, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि जिस सिस्टम से अवैध घुसपैठिए अन्य कागज बनवा ले रहे हैं उसी सिस्टम में एसआईआर हो रहा है, उसी सिस्टम में 11 डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। उसके बाहर का कोई सिस्टम हमने नहीं लाया है, अधिकारी बदले नहीं हैं, सब कुछ वही है। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आक्रांता बाहर से आने वाले हमें क्यों हरा देते थे। हमने अपनी कमजोरियां देखी नहीं, सिर्फ ये देखा कि आपस में लड़ाई कर लें, आपस में एक दूसरे की मूंछ ऊंची नीचे कर लें, आक्रांता आके विजयी होते गए। वही चीज अभी दिख रही है कि जिस सिस्टम में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के जरिए आपने अवैध घुसपैठियों के कागज बनाने की बात कही है कि उनने बनवा ली और बढ़िया रह रहे हैं, वही सिस्टम आज भी है और उसको जांच करने की जिम्मेदारी भी किसी की है। उनको ये जांच सतत करते रहना चाहिए और उनको निकालना चाहिए। चुनाव आयोग इस जिम्मेदारी को निभाए, ये मुझे लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा ही अपेक्षा चुनाव आयोग से है। जी, चुनाव आयोग से अपेक्षा क्यों की जा रही है कि वो लोगों की नागरिकता वाले कागज को जांचे? एक ये सवाल बिहार से लेकर दिल्ली तक उठ रहा है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं प्रदीप जी? देखिए, इसको तो सघन जांच करना चाहिए जी, और चुनाव आयोग से देश को अपेक्षा है और हम लोगों को पूरा अपेक्षा है और उम्मीद है कि ट्रांसपेरेंसी लाएगा और ये आना भी चाहिए। और चुनाव आयोग से पूरे देश को उम्मीद है, हम सबों को उम्मीद है और ट्रांसपेरेंसी हो, उनका डॉक्यूमेंट्री जांच हो कि कब वो आया। अगर हम इस देश में 20 साल 30 साल से रह रहे हैं तो उनके माता पिता बाप दादा सब तो होंगे, तो उनका डॉक्यूमेंट्री जांच होना चाहिए। और इसमें एक बड़ा सवाल है, ये 100% कैसे होगा, इस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए जी, और सरकार को भी इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए जी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस पर चिंता कर रहे हैं और इसी सरकार से, इन्हीं से उम्मीद है कि यह स्वच्छ और पवित्र वोटर लिस्ट बनेगा। प्रदीप जी, इस पर राजनीति क्यों इतनी? अगर मान लीजिए चुनाव आयोग जिस पे सबको विश्वास है, सबको भरोसा है, सालों से चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाता भी है, लोगों से आह्वान भी करता है कि आप मतदाता बनिए, चुनाव भी कराता है, लेकिन राजनीति क्यों? देश की जनता को उम्मीद है चुनाव आयोग से, हम लोगों को भी उम्मीद है, लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता हैं जी, राहुल जी हों या तेजस्वी, जो भी विपक्ष हैं, उनको उम्मीद नहीं है आयोग पर। वह राजनीतिक भाषा बोलते हैं जी, और हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है इनको बांग्लादेशी ज़्यादा पसंद है, रोहिंग्या ज़्यादा पसंद है जी। अगर हाफिज सईद का वोट से भी ये सरकार में आ जाए तो वो भी इसको पसंद कर लेगा, यही मानसिकता है इनकी जी। और हमारे लिए वो मानसिकता नहीं है। अरे सरकार में आज हम हैं, कल आप भी आ सकते हो ना। जी,
हमारे लिए देश सर्वोपरि है। देश बचेगा तभी भाजपा आरजेडी कांग्रेस शासन करेगा। जी, इस नाते देश को प्रथम ऊपर रख करके हम सब काम करते हैं। नियत साफ है, नीति साफ है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, सरकार का मंशा साफ है कि लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और लोकतंत्र पर भरोसा है। लेकिन विपक्ष को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, देश की जनता पर भरोसा नहीं है। बिहार के हमारे विपक्षी नेता, उनको बिहार के आवाम पर भरोसा नहीं है। कभी ईवीएम पर ठिठरा फोड़ेगा, आज चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं तो उन पर भी उम्मीद नहीं है, और इनको कोर्ट पर भी, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है जी। इसलिए फिर से एक बार देश को, राज्य को गुमराह कर रहा है, भ्रम फैला रहा है, या वोट का राजनीति कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में बड़े लोकतांत्रिक देश में ये बहुत जरूरी हो जाता है और एक बड़ी जिम्मेदारी हम सब पर, नागरिक पर भी और चुनाव आयोग पर भी, राजनीतिक दलों पर भी और जनप्रतिनिधि की भी है कि देश में जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण हो, साफ सुथरी मतदाता सूची हो, घुसपैठिए जो भारत के नागरिक नहीं हैं वो देश से भी बाहर हो, मतदाता सूची से भी बाहर हो। इसलिए चुनाव आयोग पर भरोसा रखना होगा हर किसी को। प्रदीप जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ओपी रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।